वर्धन आहान को अपने ऊपर भरोसा करवाना चाहता है। वो उससे उसके भविष्य की योजनाएं के बारे में बात करता है और जब आहान कहता है कि वो कुछ भी कर सकता है तो वर्धन कहता है कि जो करना है उसे ही करना है। वर्धन आहान को दुनिया का सबसे अमीर फैसला या फिर अमीर आदमी बनने का सपना दिखाता है। पहले तो आहान उसके बारे में नहीं सोचता, पर फिर वो अपनी टीम से सबसे अच्छे अवसर के बारे में रिसर्च करने के लिए कहता है। इस बीच वो रिया को अपनी निजी असिस्टेंट बना लेता है। फिर वो वर्धन से मिलकर उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वर्धन और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इसके बाद वर्धन ने आहान से पूछा, सर आप क्या करने का सोच रहे हैं? यह सुन आहान ने कहा, बताऊंगा, पर पहले तुम यह बताओ कि तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते हो? मेरे बड़े आदमी बनने से तुम्हारा कैसे फायदा होगा? वर्धन जानता था कि उसे अपनी वफादारी की परीक्षा देनी पड़ेगी। उसे अच्छे से पता था कि आहान उससे यह सवाल जरूर करेगा। उसने कहा, मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके आगे बढ़ने में मदद करूँगा तो आप मेरा भी ख्याल जरूर रखेंगे। आहान ने कहा, हमारा मुंबई का ज्वेलरी बिजनेस उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। हमारे पास कैश इनफ्लो है और अब मैं उसे किसी नए काम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। गोल्ड ज्वेलरी का काम तो मुंबई में ही हो रहा है, पर अब मुझे डायमंड के इन्वेस्ट करना है। मेरी रिसर्च टीम ने बताया है कि इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे सूरत में मिलेगी। वर्धन ने कहा, तो क्या आप सूरत में नया बिजनेस खोलना चाहते हैं? आहान ने कहा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि सूरत शिफ्ट हो जाऊँ। मुंबई का काम तो वैसे भी अच्छा चल ही रहा है और मुझे सूरत शहर पसंद भी है। वहाँ रहूँगा तो बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा और उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा। इस पर वर्धन ने कहा, यह आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आहान ने कहा, यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और इस बिजनेस को सेट अप करने में मेरी मदद करो। सब कुछ नए सिरे से होगा, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वर्धन ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं डिटेल्स रिसर्च करके आपको बताता हूँ। अब नाश्ता करते हैं। उसके यह कहते ही तीनों नाश्ता करने लगे। जब वो तीनों नाश्ता कर रहे थे तब अचानक से आहान की नज़र एक लड़की पर पड़ी। आहान ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो सनाया की बेस्ट फ्रेंड रुपल थी। आहान बहुत वक्त से उससे मिला नहीं था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चला गया। दोनों का रिश्ता लव हेट वाला था। रुपल शुरू से आहान से नफरत करती थी, पर फिर उसकी अच्छाई देखकर वो और सच्चाई देखकर वो उसे अच्छा लगने लगा था। आहान ने आवाज लगाई, रुपल रुपल। रुपल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने सामने आहान को देखकर हैरान हो गई। सनाया ने उसे बताया था वो आहान को हमेशा फटीचर और निकम्मा समझती थी और सनाया ने उसे बताया था कि वो कितना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट और बिजनेसमैन है। उसे देखते ही रूपल ने कहा, आहान तुम यहाँ कैसे? आहान ने कहा, तुम मुझे मनाली में देखकर शौक क्यों हो? रूपल मुस्कुराई और उसने कहा, ऐसा नहीं है, दरअसल सनाया ने मुझे बताया था कि तुम बहुत वक्त से मनाली आए नहीं हो और वो खुद भी तो मनाली से गायब हो गई है। यह सुन आहान ने कहा, ओह, तुम्हारी सनाया से अभी भी बात होती है? रूपल ने अजीब सा लुक देते हुए कहा, आहान वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम भले ही महीनों ना मिले या हमारी बात ना हो, पर जब होती है तब वो मुझे सब कुछ बताती है। ओह, सनाया के बारे में सोचकर आहान का दिल भर आया था। वो आज भी सनाया से बहुत प्यार करता था, पर उसे लगता था कि सनाया उसे पसंद नहीं करती। तभी उसे चुप देखकर रूपल ने कहा, आहान मैं लेट हो रही हूँ, तुम आज रात को मेरे घर डिनर के लिए क्यों नहीं आते? रूपल का उसे घर बुलाने का कोई मकसद नहीं था। वो बस अपने पुराने बर्ताव की वजह से गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए उसने उसे इनवाइट कर लिया था। आहान ने कहा, श्योर, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। इसके बाद रूपल वहाँ से चली गई और आहान फिर से वर्धन और रिया के पास आ गया। उसके पास आते ही उसने कहा, ऑफिस चलते हैं। वर्धन, तुम मुझे डिटेल्स रिसर्च करके दो और रिया मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। शाम को ऑफिस से फ्री होने के बाद आहान रूपल के घर के लिए निकल गया। उसने रास्ते में रूपल के लिए एक सुंदर सा बुके और वाइन की एक बोतल ले ली थी। रूपल ने आहान का वेलकम किया और दोनों वाइन पीने बैठ गए। रूपल ने गिल्टी फील करते हुए कहा, सनाया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। आहान, मुझे नहीं पता था कि तुम रायजादा फैमिली के बेटे हो। शुरू में मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेव किया उसके लिए। आहान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा।
वो सब पुरानी बातें थी, भूल जाओ। वैसे भी अब सनाया मेरी जिंदगी में नहीं है, हमारा रिश्ता प्रोफेशनल है, पर्सनली भी वो अब सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। शायद उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था। रूपल ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सनाया तुम्हें पसंद नहीं करती? वो तो कुछ नहीं कहकर रूपल चुप हो गई। अब आहान ने जोर देते हुए कहा, रूपल मुझे सच बताओ, मेरे लिए यह बात जानना बहुत जरूरी है। काफी देर तक मना करने के बाद जब आहान नहीं माना तब रूपल ने कहा, आहान सनाया तुम्हें पसंद करती थी, वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उसने जो मुझे तुम दोनों के डिवोर्स के बारे में बताया तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि तुमने प्यार करने के बाद वो तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकती थी। मुझे तुम पर भी बहुत गुस्सा आया था। सनाया की बात सुनकर आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा वो खुद डिवोर्स लेना चाहती थी। एक दिन अचानक से उसने मुझे कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए। रूपल ने कहा, वो यामिनी आंटी के सामने हमेशा बोलती थी कि उसे तुमसे डिवोर्स नहीं लेना है, तो फिर तुमने कभी सोचा कि उसने अचानक से डिवोर्स की बात क्यों की होगी? रूपल के इस सवाल पर आहान सोच में पड़ गया था। उसने इस बारे में सोचा था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो खुद अपने आप में उलझा हुआ था। राजदादा फैमिली के लगातार अटैक, यामिनी का उस पर हिमानी को लेकर शक करना, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में प्रॉब्लम होना, आहान को अपने और सनाया के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। और इसके बाद वो इतना व्यस्त रहा कि इन सब के बारे में जैसे भूल ही गया था। उसने कहा, मैंने सोचा था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या उसने तुम्हें इस फैसले के पीछे का कारण बताया था? रूपल ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया और कहा, हाँ। कल्पना राजदादा यह सुनकर आहान हैरान हो गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो जिस दिन कल्पना राजदादा से मिला था उसके अगले ही दिन सनाया ने उससे डिवोर्स मांगा था। इसका मतलब उन दोनों के डिवोर्स का कारण कल्पना राजदादा थी। रूपल ने कहा, कल्पना राजदादा सनाया से हॉस्पिटल में मिली थी। उन्होंने उससे कहा था कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है, इसलिए उसे तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। तुम्हारी सेफ्टी के लिए सनाया मान गई और इसलिए उसने तुम्हें डिवोर्स की बात कही। वो जानता था कि सनाया ने जो किया था वो सही था, पर उसने उससे यह बात छुपा कर सही नहीं किया था। सनाया ने अपने मन की बात बताए बिना बस उसकी सेफ्टी के लिए उसे डिवोर्स दे दिया। आहान अब बहुत गिल्टी फील कर रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सनाया ने उसके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया और उसे पता तक नहीं चला। इतने दिनों में उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई पर उसने किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो सबकी मदद इसलिए करता था क्योंकि वो अंदर से बहुत सॉफ्ट था, इसलिए नहीं क्योंकि वो उन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता था। वो आज भी सिर्फ सनाया से प्यार करता था। अब वो जानना चाहता था कि क्या सनाया अब भी उससे प्यार करती थी। आहान को गहरी सोच में देखकर रूपल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आहान क्या सोच रहे हो? उसके छूने से आहान वापस प्रेजेंट में आया और उसने कहा, कुछ नहीं, सनाया के बारे में सोच रहा हूँ। इतने वक्त में इतना सब कुछ हो गया पर सनाया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो किसी से शादी करने के लिए तैयार भी हो गई थी। इस पर रूपल ने कहा, पर शादी की तो नहीं है ना? वो अपनी माँ और मासी की वजह से परेशान थी। उसने तुम्हारे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोचा भी नहीं होगा। आहान बहुत परेशान हो गया था। वो किसी भी कीमत पर अब जल्द से जल्द बस सनाया से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। उसने रूपल से कहा, मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल गया। उसने पहले सनाया को कॉल किया पर उसने कॉल पिक नहीं किया। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। उसने सनाया को कई बार कॉल किया पर जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने दिशा को कॉल किया। दिशा ने कॉल उठाते ही कहा, हेलो आहान सर, सब ठीक है ना? आपने इतनी रात को कॉल किया। आहान ने उससे पूछा, दिशा सनाया कहाँ है? तुम लोग यूरोप से वापस आ गए? हाँ सर, सनाया मैम और हम यूरोप से वापस आ गए हैं और वो अपने घर पर गई हैं। कुछ दिनों से वो ऑफिस भी नहीं आई हैं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, आहान ने उसे थैंक यू बोलकर फोन रख दिया। वो समझ गया था कि अगर वो मुंबई में नहीं है तो फिर शिमला में जरूर होगी, क्योंकि उसके मॉम डैड वहीं पर रहते थे। आहान ने तुरंत सोचा कि अब वो शिमला जाएगा। उसने रिया को कॉल किया और कहा,
रिया मैं शिमला जा रहा हूँ। मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और जब तक बहुत कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तब तक मुझे कॉल मत करना। ओके सर। यह सुन जैसे ही उसने फोन रखा तब उसके पास वर्धन का कॉल आया। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो वर्धन। वर्धन ने कहा, हाँ सर, मैंने रिसर्च कर ली है। हमारे डायमंड बिजनेस सेटअप के लिए सूरत में बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। मैंने सब कुछ आपको मेल कर दिया है, आप देख लीजिए। इस पर आहान ने उससे कहा, वर्धन मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, एक बिजनेस प्रपोजल और पार्टनरशिप डील तैयार कर लो। मैं वापस आकर तुमसे इस बारे में बात करूंगा। वर्धन ने हैरानी से पूछा, पार्टनरशिप किस लिए? आहान ने कहा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, बाकी सब मैं तुम्हें मिलकर समझाऊंगा। वर्धन ने कहा, ओके। इतना कहने के बाद उसने फोन रख दिया। वर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि आहान उसे पार्टनरशिप डील बनाने के लिए क्यों कह रहा था, पर उसे अपने बॉस का ऑर्डर मिला था, इसलिए वो मानना भी नहीं कर सकता था। इसके बाद आहान ने अपनी गाड़ी निकाली और शिमला के लिए निकल गया। वो सनाया से मिलने के लिए बहुत सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सकता था। सनाया ने उसके फोन का जवाब दे रही थी और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। उसे इतना तो यकीन था कि अगर दिशा ने कहा है कि वो घर गई है तो फिर वो पक्का शिमला में ही होगी। आहान जल्द से जल्द शिमला पहुंचकर जानना चाहता था कि सनाया आज भी उससे प्यार करती है या नहीं। क्या यह आहान और सनाया की जिंदगी का नया मोड़ हो सकता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि सनाया उससे अभी भी प्यार करती है या नहीं। अगली सुबह आहान बहुत जल्दी शिमला पहुंच गया था। वो सीधा सनाया से मिलने के लिए उसके घर चला गया। इतनी सुबह डोरबेल सुनकर सनाया चिड़चिड़ी होकर उठी। वो खुद से कह रही थी, पता नहीं इतनी सुबह कौन आ गया। बड़बड़ाते हुए उसने जब गेट खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी सारी नींद उड़ गई थी। विश्वास करने के लिए वो अपनी आंखें मसल रही थी। उसने हैरत में कहा, आहान तुम सच में यहाँ हो क्या? इतना कहने के बाद उसने अपनी उंगली से उसके कंधे पर टच किया और बोली, तुम तो सच में यहाँ हो। आहान लगातार सनाया को देख रहा था। उसने एक सिंपल नाइट सूट पहना हुआ था। उसके बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर फिर भी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी और आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। आहान उसे देखता ही रह गया। सनाया ने एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ से टच किया और उसे हिलाते हुए कहा, आहान आहान होश में आओ। और उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सनाया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, ओह सॉरी, प्लीज अंदर आओ। आहान मुस्कुराया और अंदर आ गया। थैंक यू। सनाया अभी भी बहुत हैरान थी। उसने आहान से पूछा, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शिमला में हूँ? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय आहान ने उससे ही पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुम इतनी देर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुमसे कल रात से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सनाया ने कहा, वो मैं सो रही थी, पर तुम्हें इतनी क्या जरूरी बात करनी थी? अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई बात थी तो तुम जानते हो कि तुम कोई भी फैसला ले सकते हो। आहान ने कहा, सनाया बात बिजनेस की नहीं, हमारी जिंदगी की है। जब तुम फोन नहीं उठा रही थी तब मैंने दिशा को कॉल किया। उसने बताया कि तुम घर आई हो। सनाया अब सीरियस हो गई। ओह, पर ऐसी क्या जरूरी बात है? आहान ने कहा, मैं रुपल से मिला था। रुपल का नाम सुनकर सनाया का चेहरा उतर गया। वो समझ गई थी कि शायद आहान को उनके डिवोर्स के पीछे की वजह पता चल गई थी। वो जानती थी कि अब आहान उससे बहुत सारे सवाल करेगा, जिनके जवाब देना उसके लिए शायद आसान नहीं होगा। पर फिर भी उसने अपने आप को शांत रखा और कहा, अच्छा कैसी है वो? आहान ने पूछा, तुम रुपल के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो? सनाया उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हारी जो भी बात हुई हो रुपल से। आहान ने उसके सामने आकर कहा, क्योंकि तुम जानती हो कि रुपल ने मुझे क्या बताया है। तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुमसे क्या बात करने आया हूँ। सनाया ने उसे टालते हुए कहा, ये सुबह सुबह इतनी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है मैं बहकी बातें नहीं करूँगा। तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे अचानक से डिवोर्स देने का फैसला क्यों किया था? ये वो सवाल था जिससे सनाया सबसे ज्यादा घबरा रही थी। सवाल सुनते ही उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत हिम्मत करने के बाद उसने कहा, आहान ये सब पुरानी बातें हैं।
अब इस बारे में बात करके क्या फायदा, बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आहान ने सख्त होकर कहा, बिना जवाब जाने मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। एक ऐसी जिद है आहान। सनाया परेशान हो रही थी। आहान ने फिर जिद करते हुए कहा, तुम इसे जिद कहो या कुछ और, मुझे सच जानना है और तुम मुझे बताओगी। सनाया उससे नजरें चुराते हुए बोली, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। आहान ने कहा, पर मैं भी नहीं भूल सकता। सनाया जानती थी कि आहान बहुत जिद्दी है और वो बिना सच जाने वहाँ से नहीं जाएगा। वो ये भी जानती थी कि अगर वो रुपल से सच में मिला था तो उसे सच का पता होगा ही, इसलिए वो झूठ भी नहीं बोल सकती थी। अब उसके पास सच बोलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। सनाया को शांत देखकर आहान ने उसे पकड़ा और कहा, सनाया मैं सच जानना चाहता हूँ। आहान के एक कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसने कहा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कल्पना ने मुझे कन्विंस किया था कि तुमने जो अनन्या के साथ किया उसके बाद राजदादा फैमिली तुमसे बदला जरूर लेगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो शायद मैं तुम्हारी कमजोरी बन जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। आहान एक बार फिर सच सुनकर हैरान हो गया था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जान के लिए सनाया ने ऐसा फैसला लिया था। उसने भी भरे गले से कहा, तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? सनाया ने कहा, मैं तुमसे क्या कहती? अगर मैं तुम्हें डिवोर्स का एक कारण बताती तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे देते? ये बात सच थी। आहान को अगर ऐसा कुछ भी पता चलता तो वो शायद सनाया को कभी डिवोर्स नहीं देता। उसने कहा, शायद नहीं, पर हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेते। सनाया ने कहा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता था। तुम अपने और राजदादा फैमिली के बीच में इतने उलझे हुए थे कि तुम्हें कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। रोज कोई न कोई तमाशा होता था। राजदादा फैमिली तुम्हारे खून की प्यासी हो गई थी। आहान, तुम्हें सोचने का और उनसे डील करने का वक्त चाहिए था, जो मेरे रहते मुमकिन नहीं था। उस वक्त हमारा डिवोर्स लेना ही सबसे सही ऑप्शन था और इस बीच हिमानी के आने से फैसला लेना मेरे लिए और आसान हो गया था। हिमानी आहान को उनके डिवोर्स के लिए कुछ दिन पहले ही मिली थी। तभी यामिनी ने उसके और हिमानी के बीच अफेयर की बात बोली थी। हालांकि सनाया जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी वो डिवोर्स देने के लिए मान गई थी। आहान जानता था कि सनाया के डिवोर्स देने की वजह कोई बहुत बड़ी होगी, पर वो क्या थी इस बारे में वो श्योर नहीं था। पर जब वो ये जानना चाहता था कि सनाया उससे प्यार करती थी या नहीं, उसने सनाया से डायरेक्टली पूछा, सनाया क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? ये सुनकर सनाया की आंखों से पानी बहने लगा। उसने कहा, आहान मैं तुमसे प्यार करती। इतना बोलकर उसने आहान को गले लगा लिया। आहान ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सनाया जब दोनों एक दूसरे से गले लगे हुए थे तभी वहाँ यामिनी आ गई और उन दोनों को ऐसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, सनाया। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। यामिनी उसके पास आई और बोली, ये नालायक निकम्मा यहाँ क्या कर रहा है? सनाया ने कहा, मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यामिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा इसके साथ डिवोर्स हो चुका है और तुम्हारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ क्यों है और तुम इसके गले लगकर क्यों खड़ी थी? इस पर सनाया ने भी गुस्से में जवाब दिया, भले ही हमारा डिवोर्स हो गया है पर हम दोनों एक दूसरे से आज भी प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। ये सुनकर तो जैसे यामिनी की आंखों से आग जलने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सनाया ने कहा, क्योंकि हमेशा आपको ये शिकायत थी कि आहान के पास पैसे नहीं है और वो नालायक और फटीचर है, पर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके इतने सारे बिजनेस, नाम, पैसा, शोहरत सब है उसके पास, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? और सबसे बड़ी बात, मैं आहान से बहुत प्यार करती हूँ और जब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उसके साथ ही रहूंगी। यामिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसके नाम के आगे अभी भी राजदादा लगता है। वो परिवार कुछ भी कर सकता है और अगर उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो गया तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। आहान साइड में खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। जब राजदादा परिवार की बात आई तब उसने कहा, अगर सिर्फ राजदादा फैमिली ही आपके लिए ऑब्जेक्शन करने की वजह है तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा उस परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा है। राजदादा परिवार से मुझसे उसी दिन से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे जिस दिन मैंने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता था। वो समझ गए थे कि चाहे कुछ भी कर लें पर मुझे मार नहीं पाएंगे। भले ही मेरे नाम के आगे राजदादा लगता है, पर अब मैं
और रायजादा परिवार के रास्ते अलग हैं। ये सुनकर यामिनी उसकी तरफ देखने लगी और उसने आंखें बड़ी कर लीं। आहान ने ये सब बहुत सीरियसली कहा था। यामिनी ने सनाया से पूछा, क्या ये जो कह रहा है वो सच है? सनाया ने कहा, हाँ मॉम। अब आहान का उन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसका अपना बिजनेस और अपनी जिंदगी है। इसके बाद यामिनी ने कहा, क्या तुम सच में से प्यार करती हो? हाँ, मैं आहान से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर यामिनी ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, फिर मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए थे। सनाया तो खुशी के मारे रो पड़ी। फाइनली दोनों को एक दूसरे का प्यार और साथ मिल गया था। आहान ने जाने से पहले सनाया से कहा, शाम को 7 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। सनाया ने कहा, ओके। सनाया के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। आहान ने सनाया के लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में एक सरप्राइज प्लान किया था। वो उसके लिए एक रोमांटिक डिनर करना चाहता था। ठीक 7 बजे शाम को आहान उसे लेने गया। सनाया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने ब्लैक कलर का गाउन और पर्पल कलर की ज्वेलरी पहनी हुई थी और मिनिमम मेकअप था जो उसके चेहरे पर और उसके चेहरे को बहुत खूबसूरत बना रहा था। आहान उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, कैंट बिलीव माय लुक, इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर सनाया मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मुझसे कुछ वक्त दूर क्या रहे, तुम्हें इतनी बातें आने लगी। आहान भी स्माइल करने लगा। उसने कहा, नो सीरियसली, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सनाया ने भी शर्माते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर आहान। ऐसी ही बातें करते करते दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। जब अंदर गए तो सनाया वहां का माहौल देखकर सरप्राइज हो गई थी। उनका प्राइवेट एरिया सेंटेड कैंडल और रोजेस से सजा हुआ था। सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था और पूरा एम्बियंस बहुत रोमांटिक और शूटिंग लेस था। यह देखकर सनाया बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा, दिस इज जस्ट अ ब्यूटीफुल, आई लव इट। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, एंड आई लव यू सनाया। सनाया शायद पहली बार था जब आहान ने सनाया को आई लव यू कहा था। ये सुनकर सनाया ब्लश करने लगी और उसने कहा, आई लव यू टू। आहान दोनों अपने इस कन्फेक्शन से बहुत ज्यादा खुश थे। आहान ने सनाया की कमर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सनाया ने भी अपने हाथ आहान के कंधों पर रख दिए और वो दोनों रोमांटिक म्यूजिक पर मूव करने लगे। आहान ने सनाया के बाल सहलाते हुए कहा, यू आर द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल आई हैव एवर सीन। सनाया ने कुछ नहीं कहा पर आहान की बाहों में अपना मुंह छुपा लिया। आहान ने उसका चेहरा अपने से दूर किया और उसे बहुत पोसेनेटली किस करने लगा। सनाया भी उसे किस कर रही थी। दोनों एक बहुत ही इंटीमेट मोमेंट में थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और ये उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। किसके बाद आहान अपने एक घुटने पर बैठा और उसने कहा, सनाया आई हैव टू प्रपोजल फॉर यू। सनाया को तो ये उम्मीद थी कि आहान उसे जल्दी प्रपोज कर देगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दूसरा प्रपोजल क्या है। तभी आहान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर भी बनो। सो विल यू मैरी मी एंड मी बिजनेस पार्टनर इन माई लाइफ एंड बिजनेस। ये सुनकर सनाया एकदम सरप्राइज हो गई, पर जो उसने कहा था उससे आहान भी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसने कहा, सॉरी आहान, बट आई कांट एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस प्रपोजल। आहान को उससे ऐसे किसी जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सनाया ने उसके प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना क्यों कर दिया था। सनाया की इस ना से आहान को बहुत हैरान कर दिया था। अब उसे सनाया की ना का कारण समझ नहीं आ रहा था। सनाया शादी के लिए ना कैसे बोल सकती थी और वो उसकी बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बनना चाहती थी। आहान हड़बड़ी में खड़ा हुआ और उसने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो सनाया? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मेरी बिजनेस पार्टनर बनने में क्या प्रॉब्लम है? सनाया ने कहा, आहान मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ पर अभी नहीं। पिछली बार भी हमारी शादी सही हालातों में नहीं हुई थी, पर इस बार मैं हमारी शादी सारी रस्मों के साथ करना चाहती हूँ। इस बार मुझे एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इन सब की तैयारियां मैं खुद करूँ और इन सब के लिए मुझे वक्त चाहिए। यह सुनकर तो आहान जैसे चैन की सांस ली। वो लंबी सांस भरते हुए बोला, तो ऐसा बोलो ना सनाया, मुझे लगा कि
तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उसकी हालत देख सनाया हंसने लगी और उसने कहा, जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी भी तुमसे ही करना चाहूंगी ना। सनाया को ऐसे देखकर आहान भी मुस्कुराने लगा। उसने पूछा, और बिजनेस डील, क्या तुम नहीं चाहती कि हम साथ में बिजनेस और काम करें? अब सनाया का चेहरा सीरियस हो गया। उसने कहा, आहान, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। कोई भी बिजनेस डील के लिए हाँ करने से पहले सारे इनसाइट्स जानना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही किसी डील के लिए हाँ नहीं कह सकती। I want to move ahead with the more personally। अब आहान समझ गया था कि सनाया उसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर रही थी, बस वो कोई भी फैसला लेने के लिए पहले सब कुछ अच्छे से जानना चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह ही मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। वो तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट समझा देगा, फिर तुम सोच समझकर फैसला ले सकती हो। सनाया ने स्माइल किया और कहा, ओके, पर अब डिनर कर ले पहले, मुझे बहुत भूख लगी है। डिनर करने के बाद सनाया को ड्रॉप कर आहान घर चला गया। घर जाकर उसने सबसे पहले वर्धन का भेजा मेल चेक किया, जिसमें उसने उस डायमंड बिजनेस सेटअप का सारा प्लान भेजा था। आहान उसकी एफिशिएंसी से बहुत खुश था। उसने मन में सोचा, सूरत में मैं और सनाया अपनी अलग जिंदगी शुरू कर देंगे। सब कुछ नए सिरे से होगा। मैं सनाया को हर खुशी दूंगा। उसने पहले मेरे साथ रहकर और मुझसे अलग होकर जो भी परेशानियां फेस की हैं, अब उसकी परछाई भी मैं उसकी और हमारी जिंदगी पर पड़ने नहीं दूंगा। अब मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अब हम दोनों एक नॉर्मल और खूबसूरत जिंदगी बिताएंगे। अगले दिन सनाया मीटिंग के लिए आहान के ऑफिस पहुंच गई थी। वहां पर आहान, वर्धन और रिया पहले से मौजूद थे। सनाया ने एंटर करते ही सबसे पहले रिया को घूरा। वो नहीं जानती थी कि उसका आहान के साथ क्या रिश्ता था। आहान ने सनाया का एक्सप्रेशन देख लिया था और वो जान गया था कि सनाया जानना चाहती है कि वो लड़की कौन है। वो तुरंत आगे आया और उसने सनाया को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाया। सनाया, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट रिया है और ये वर्धन है। ये मेरा पूरा बिजनेस प्लान वर्धन का ही है। उसके ये कहते ही उन दोनों के साथ एक साथ कहा, हेलो सनाया मैम। सनाया मुस्कुराई और उसने कहा, हेलो। सबके सेटल होने के बाद आहान ने वर्धन से कहा, वर्धन, एक्सप्लेन द प्रपोजल प्लीज। वर्धन खड़ा हुआ और उसने कहा, श्योर। इसके बाद उसने सबको सारा प्लान समझाना शुरू किया। सब बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। सनाया बीच बीच में सवाल भी पूछ रही थी। एक तरह से ये मीटिंग बहुत स्मूथ और प्रोफेशनल तरीके से चल रही थी। मीटिंग पूरी होने के बाद आहान ने सनाया से पूछा, तो क्या फैसला है तुम्हारा? सनाया ने कहा, अगर मेरी सनाया ज्वेलरी और ये बिजनेस साथ में मिलकर काम करें तो हमारा मार्केटिंग बेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। सनाया ऑलरेडी बहुत फेमस और रेपुटेटेड कंपनी है। अगर वो इस नए बिजनेस की ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर आहान बहुत खुश हो गया। उसे हर तरह से सब कुछ बहुत अच्छा होता नजर आ रहा था। वो बहुत थ्रिल और एक्साइटेड था। तभी वर्धन ने कहा, सर एक प्रॉब्लम है। ये सुनकर आहान परेशान होते हुए बोला, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? इस पर वर्धन ने कहा, हमने अब तक कोई नाम डिसाइड नहीं किया है। हमें ये बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जितना जल्दी ये सब हो जाएगा उतना ही जल्दी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओह यस, एनी सजेशन? आहान के ये कहते ही सब लोग नाम सोचने लग गए। तभी आहान ने कहा, आई हैव अ सजेशन। ये कंपनी मेरी और सनाया की है कि पहली पार्टनरशिप कंपनी है, तो मैं इसका नाम सनाया के नाम पर ही रखना चाहता हूँ, ऑन द नेम ऑफ माई लेडी लव। ये सुनकर सनाया बहुत हैरान हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसके लिए कुछ ऐसा करेगा। ये सनाया के लिए बहुत बड़ी बात थी। आहान के फैसले को किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। वर्धन ने कहा, ठीक है सर, मैं आगे की प्रोसेसिंग कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद आहान ने कहा, तुम पहले सूरत चले जाओ और वहाँ पर सब कुछ सेटल कर लो। कुछ वक्त में मैं और सनाया भी वहाँ आएंगे। ओके सर, मैं आज ही निकल जाऊंगा। ये सुनकर आहान ने कहा, सब बातें हो गई हैं तो मैं फिर मीटिंग खत्म करते हैं। मीटिंग खत्म होते होते दोपहर हो गई थी और लगभग लंच का समय था। आहान और सनाया साथ में लंच कर रहे थे। तब सनाया ने कहा, आहान, मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? आहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ। तब सनाया बोली, आहान यार,
हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, इसलिए मैं सब कुछ नए सिरे से करना चाहती हूँ। अब जब हम सूरत शिफ्ट हो ही रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी भी सूरत में ही हो। आहान को उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, हम सूरत में ही शादी करेंगे। सूरत में मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। आई होप तुम्हें वो सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। सनाया सरप्राइज सुनते ही बहुत खुश हो गई। उसकी आंखें चमकने लगी। उसने पूछा, वाओ, क्या सरप्राइज है? वो अभी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले आहान ने कहा, सनाया तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि सरप्राइज क्या है। सनाया ने मुंह बिगाड़ लिया और कहा, ओके। इसके बाद वो आहान को अपनी ग्रैंड वेडिंग के प्लान्स बताने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ वक्त बाद सूरत का बिजनेस सेटल हो गया था और आहान और सनाया भी सूरत पहुंच गए थे। सूरत लैंड करने के बाद आहान सबसे पहले सनाया को एक बड़े से बंगले के सामने लेकर आ गया। वहां पहुंचते ही सनाया ने पूछा, क्या ये तुम्हारा सरप्राइज है? नहीं, मेरा सरप्राइज अंदर है, चलो ये। बोलते ही आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गया। दरवाजा खोलते ही सामने बड़ा सा लिविंग हॉल था, जहां सेंटर में सोफा रखा हुआ था। उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ा सा झूला रखा हुआ था, जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। देखने में वो गुजराती लग रही थी। उनका घर भी एकदम गुजराती स्टाइल में से डेकोरेट था। आहान उनके पास गया और उनके पैर छूकर बोला, जय श्री कृष्ण दादी। सनाया आहान के मुंह से दादी शब्द सुनकर हैरान हो गई थी। उसने अभी कभी उसके मुंह से दादी के बारे में कुछ नहीं सुना था। ये बूढ़ी औरत आहान की दादी शकुंतला बेन थी, जो आहान से बहुत प्यार करती थी। सालों पहले राजदा परिवार में रोज रोज के ड्रामे से परेशान होकर वो वापस अपने शहर सूरत आ गई थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनका खुद का परिवार उनके पोते के साथ ऐसा बर्ताव करता था। यहाँ तक कि उसकी जान का दुश्मन बन गया था। इसलिए वो सब कुछ छोड़ाई कर आ गई थी। लेकिन इतने सालों बाद भी वो आहान की आवाज तक नहीं भूली थी। उसके दादी बोलते ही उन्होंने अपनी बुक नीचे रखी और उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने उसका सर सहलाते हुए कहा, मारो दीकरो, मारो पोतो, मारो राजकुमार, मारे पास वापस आवी गयो। मेरा बेटा। उनकी आंखों से आंसू के खुशी के आंसू छलक रहे थे। आहान भी उनके पास बैठ गया और उनके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या दादी आते ही शुरू हो गई? अगर आप और आंसू बहाए तो मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुन दादी ने उसके कान पकड़ लिए और उसे डांटते हुए बोली, अच्छा अभी आया है और अभी जाने की बात कर रहा है। रुक, तुझे मैं अपने डंडे से सीधा करती हूँ। क्या दादी? उन दादी पोते का प्यार देखकर सनाया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आहान का ये रूप कभी पहले नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि मार्शल आर्टिस्ट और एक इतना बड़ा बिजनेसमैन आहान, जो हमेशा सीरियस ही रहता था, वो ऐसा भी हो सकता था। तभी उसने आहान को कहते सुना, दादी मेरा कान तो छोड़ो। पहले तू ये दादी दादी बोलना छोड़, भूल गया तू मुझे क्या बुलाता था? ठीक है मेरी प्यारी बा, प्लीज अब तो छोड़ दो। उनके ये बोलते ही दादी ने उसका कान छोड़ा और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। आहान ने उनसे पूछा, कैसी हो बा? तने जोई ने तुम्हारी तबीयत ठीक थी, पर घड़ी सारी थक गई। मारो दीकरो, तुझे देख अच्छी, इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब यह है, तुझे देखकर तो मेरी तबीयत ठीक से बहुत अच्छी हो गई मेरे बेटे। तभी वहां एक अधेड़ उम्र का कपल आया। उस औरत ने कहा, ऐसा कौन आ गया जिसने काफी आपकी तबीयत इतनी अच्छी कर दी? उसने ये बात तंज कसते हुए बोली थी। दादी ने उस औरत की तरफ देखा और कहा, मेरा पोता आ गया है, अब मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं। ये सुनकर आहान ने उनके मुंह पर हाथ रखा। क्या बाप, मैं अभी आया हूँ और आप अभी मरने की बात कर रही हैं? तभी उनकी नजर सनाया पर पड़ी। अरे मैं इससे मिलवाना तो भूल ही गया। वाह, ये आपकी होने वाली बहू सनाया है। ये बोलते हुए आहान सनाया के पास आकर खड़ा हो गया। बहू का नाम सुनकर तो जैसे दादी के पर ही निकल आए थे। वो बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा, सच में तूने अपने लिए दुल्हन ढूंढ ली? आहान, हाँ बा, और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। सनाया को देखकर दादी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा, थू थू मारी बहू तो हीरा छे, हेतल कभी देखी ऐसी ज्यादा खूबसूरत लड़की। ए मेरे आहान की दुल्हन
हेतल ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है। जिग्नेश और हेतल आहान के अंकल आंटी थे, पर जिग्नेश आहान के दादाजी की नाजायज औलाद था, जिन्हें रायजादा परिवार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। वो हमेशा से सूरत में रहते थे और आहान की दादी भी उनके पास ही रहने आ गई थी। दादी ने हेतल की तरफ देखा और कहा, हमेशा सिर्फ जहर उगलती है, कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती। हेतल ने कहा, आपने हमारे साथ क्या अच्छा किया है जो मैं अच्छा बोलूं? दोनों की बात बढ़ती देख जिग्नेश ने कहा, हेतल चुप हो जाओ, घर पर मेहमान आए हैं, उनके सामने तो कम से कम इस तरह की बातें मत करो। इतने में बा ने कहा, ये कोई मेहमान नहीं है, ये इनका घर ही है और अब ये हमारे साथ रहेंगे, मतलब मेरे साथ। इसके बाद उन्होंने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान तुम कान खोल कर सुन ले, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा, और हाँ तेरी शादी भी इसी घर में ही होगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। ये सुनकर हेतल और जिग्नेश की आंखें फैल गईं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे, पर सनाया और आहान मुस्कुरा रहे थे। सनाया बा के पास आ गई और उनके पास बैठते हुए बोली, आहान का तो मुझे पता नहीं, पर बा मैं आपके साथ ही रहूंगी। फिर उसने आहान की तरफ देखा और उसे चिढ़ाते हुए बोली, आहान तुम्हारा मुझे नहीं पता, पर मैं तो अब बा के साथ ही रहूंगी। दादी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, मारी प्यारी बच्ची। आहान ने कहा, मैं कहाँ जाऊं, मैं भी यहीं रहूंगा, पर फिलहाल सनाया उठो और तैयार हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है। वर्धन, रिया और हमारे नए मैनेजर बाबू भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं, फिर शादी की तैयारी भी तो करनी है। सनाया तुरंत खड़ी हो गई और उसने कहा, ओके बा, अब हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। दोनों वहाँ से रूम में फ्रेश होने चले गए। तभी हेतल ने कहा, बा ये सब क्या था? इन दोनों की शादी हमारे घर में क्या होगी? इस पर बा ने खड़े होते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा घर है और मेरा फैसला। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली गईं। उन्हें जाते देख हेतल ने अपनी पति जिग्नेश से कहा, बस यही दिन बाकी रह गया था। बा का लाडला आ गया है, अब उसका हो जाएगा। दिन रात हमने उनका ख्याल रखा और हमें क्या मिला? कुछ नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा। जिग्नेश ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इतने सालों से जैसे आपकी बहू बहुत चल रही है ना, आपसे पूछता कौन है? मैं सब कुछ उस आहान को ले जाने नहीं दूंगा। जिग्नेश ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा ही होगा, मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं बा को ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेने दूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आहान का सारा ध्यान बा से हट जाए। इस नए परिवार के साथ कई नई मुसीबतें भी आहान की जिंदगी में आने वाली थी। तैयार होकर आहान और सनाया अपने नए ऑफिस चले गए थे। वहां पर उन्हें उनके लोकल पार्टनर बाबू भाई पटेल मिले, जो उनका बिजनेस भी संभालने वाले थे। वो सनाया ज्वेलर्स के मैनेजर थे। बाबू भाई पटेल टिपिकल गुजराती थे। उनका व्यापारी दिमाग बहुत तेज चलता था। उन्होंने वर्धन के बिजनेस को सेटअप करने में बहुत मदद की थी। बाबू भाई ने आहान को देखकर कहा, आइए आहान भाई, हमारे सूरत शहर में आपका स्वागत है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? उनका खुशमिजाज नेचर देखकर आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, थैंक यू बाबू भाई, और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बाबू भाई ने कहा, वर्धन भाई ने मुझे बताया आपको बिजनेस और शादी दोनों करनी है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करना, सब कुछ चकाचक तरीके से हो जाएगा। अपना सूरत का मार्केट वर्ल्ड क्लास है, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, कपड़े गहने, मतलब शादी की शॉपिंग हो जाएगी। बाबू भाई लगातार बोल रहे थे, इसलिए आहान ने उन्हें शांत करते हुए कहा, बाबू भाई शांत हो जाइए, सब करेंगे, पहले हमें ऑफिस तो दिखाइए। बाबू भाई ने हंसते हुए कहा, हाँ आओ, मैं भी ना। इसके बाद सनाया और आहान अपना नया ऑफिस देखने लगे। बाबू भाई उन्हें सब कुछ बता रहे थे। स्टाफ रिक्रूटमेंट का काम अभी भी चल रहा था, इसलिए ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं थे। ऑफिस देखने के बाद आहान ने बाबू भाई से कहा, बाबू भाई, मेरी सेक्रेटरी रिया और वर्धन आपसे आगे की बात डिस्कस कर लेंगे, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तो हम चलते हैं। बाबू भाई ने कहा, हाँ मैं भी चलता हूँ, आओ जाओ। इसके बाद आहान और सनाया अपनी शॉपिंग में लग गए। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। सनाया एक बहुत ही ओवर एक्साइटेड ब्राइड की तरह शॉपिंग कर रही थी और आहान ने सब चीजें चूज करवा
रही थी। शादी की तैयारियां, डिनर्स और ऑफिस के काम के बीच वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वक्त निकाल ही लेते थे। देखते ही देखते उनका बिजनेस सनाया ज्वेलर्स भी फ्लरिश करने लग गया था। एक दिन आहान और सनाया डिनर के लिए बाहर गए थे। अचानक से सनाया ने कहा, आहान तुमने कभी अपनी बा के बारे में क्यों नहीं बताया? वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना? आहान ने कहा, हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ की डेथ के बाद जब राजदादा परिवार मेरे खून का प्यासा हो गया था तब बा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उनकी बहुत इंसल्ट की थी। तब से बा यहाँ आकर जिग्नेश काका के साथ रहने लगी। सनाया ने कहा, इसलिए तुमने नई जिंदगी शुरू करने के लिए सूरत शहर को चुना? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ मेरा बहुत वक्त से बा के पास रहने का मन था। सनाया ने उसके गाल खींचते हुए प्यार से कहा, अब तुम ऐसी क्यूट बातें करते हो ना तब तुम पर और ज्यादा प्यार आता है। आहान हंसने लगा और उसने कहा, तुम भी ना सनाया। अच्छा, कल बा ने अपने ज्वेलर को घर बुलाया है। मैंने कहा कि अब तुम ज्वेलरी बिजनेस में हो तो ये सब अपने आप खरीद लोगी, पर उन्होंने जिद की तो मैंने भी ज्यादा मना नहीं किया। तुम्हें जो पसंद हो खरीद लेना। सनाया ने कहा, हाँ मैं पसंद कर लूंगी। वैसे बा बहुत स्वीट हैं। आहान ने कहा, उनकी होने वाली बहू भी तो उतनी ही स्वीट है। आहान ने पहले कभी सनाया के इस तरह बात नहीं की थी। अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे। सनाया ब्लश करने लगी तो उसने आहान को देखा और मन में सोचा, अब हमारी जिंदगी को किसी की नजर ना लगे। अगले दिन शकुंतला देवी सनाया और हेतल के घर लिविंग रूम में बैठी थी और उनके सामने ढेरों गहनों के डिब्बे रखे हुए थे। साथ ही कुछ डिजाइनर गहनों की बुकलेट भी थी। पास में ही ज्वेलरी भाई बैठे हुए थे और उन्हें गहने दिखा रहे थे। बा ने ज्वेलरी भाई से कहा, ज्वेलरी भाई मेरा एक ही पोता है और बहू है। मैं उनकी शादी में कोई कमी नहीं चाहती हूँ। गहने ऐसे होने चाहिए कि मेरी बहू पहने तो सब उसे ही देखते रह जाएं। इस पर ज्वेलरी भाई ने मोती बा उसके बहू के लिए मैं एकदम लेटेस्ट क्लास डिजाइन लाया हूँ। ऐसे डिजाइन आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये बात सुन बा ने कहा, देखो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होगा। इनमें से तो मुझे एक भी पसंद नहीं आया और कुछ दिखाओ। पास में बैठी हेतल बहुत चिढ़ रही थी। वह जिस तरह सनाया के लिए गहने देख रही थी ये देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। उसने कहा, ऐसी भी क्या गहने देखने की जरूरत है? आजकल की लड़कियां यहाँ कहाँ ऐसे डिजाइन पहनती है। ये बातें सुन बा ने कहा, शादी ब्याह में तो ऐसे ही गहने पहने जाते हैं और मैं अपनी बहू को अच्छा कुछ भी दूं, इसमें तुझे क्या मतलब है? हेतल ने कहा, मतलब कैसे नहीं होगा, मैं भी आपकी बहू हूँ। आपने मुझे आज तक क्या दिया है? बा ने गुस्से में कहा, आज तक तुझे जो इज्जत मिली है ना वो सब किसकी वजह से है? सनाया को एहसास हो गया था कि दोनों के बीच में गर्मा गर्मी होने वाली है, इसलिए उसने कहा, बा काकी सही कह रही है, मैं इतने सारे गहनों का क्या करूंगी? वैसे भी मुझे सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है, इसलिए हम कोई सिंपल डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सनाया ने ज्वेलरी भाई से एक डिजाइन सिलेक्ट कर लिया और उसे हाथ से लेकर बोली, बा मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद है, क्या हम ये फाइनल कर सकते हैं? बा ने कहा, ठीक है तेरी जैसी मर्जी। ज्वेलरी भाई ने डिजाइन फाइनल कर लिया। ये सब एक कब तक बनकर आ जाएगा। बा समझ गई थी कि सनाया नहीं चाहती थी कि उसके और हेतल के बीच में कोई बहस हो, इसलिए वो चुप हो गई। तभी ज्वेलरी भाई ने कहा, बस 2 दिन में। बा ने कहा, ठीक है, मेरे पोते की शादी अगले हफ्ते है, तब तक मुझे सब कुछ तैयार चाहिए। ज्वेलरी भाई बोले, आप चिंता ना करें मोती बा, मैं समय से पहले ये सेट तैयार कर भेज दूंगा। सनाया और बा में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। सनाया बिना सवाल किए उनकी बात मान गई थी। शादी की सारी बातें रस्में पंजाबी और गुजराती के मिक्स फ्यूजन से होने वाली थी। शादी की डेट फिक्स हो गई थी और तैयारी भी जोरों शोरों से हो गई थी। सूरत में बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया था। आहान और सनाया की शादी एक ग्रैंड इवेंट बन गई थी। सब इसके बारे में ही बात कर रहे थे। मीडिया में भी ये बातें फैल गई थी कि आहान और सनाया की शादी होने वाली है। सनाया को ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी, इसलिए हल्दी, संगीत, शादी सब कुछ हाईलाइट लेवल पर डिसाइड किए हुए थे। आज से उसकी शादी के सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। सनाया हल्दी के लिए तैयार थी।
पर आहान का कुछ अता पता नहीं था। वो सुबह से ही कहीं गायब था। सनाया बहुत परेशान थी। उसने रिया से पूछा, रिया कहाँ है? आहान कहाँ है? सब लोग आ गए हैं, फंक्शन शुरू करना है और आहान का पता ही नहीं चल रहा है। रिया ने उसे शांत करने के लिए कहा, सनाया उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई जरूरी काम है। तभी पास में खड़ी बा ने कहा, आज के दिन उसे क्या जरूरी काम है? रुको, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। वो फोन लगाती उससे पहले ही आहान एक हार्ट शेप रोसेस के बुके के साथ वहां पहुंचा और सनाया के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, सनाया, आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी इन फूलों की तरह खूबसूरत हो और खुशियों से महकती रहे। ये देखकर सनाया की सारी परेशानी दूर हो गई। उसका चेहरा खुशी से खिलखिलाने लगा। उसने कहा, थैंक यू आहान। इसके बाद दोनों की हल्दी की रस्म शुरू हो गई। बा, यामिनी, रिया सब इस गरम रस्म में शामिल हो गए थे। सब लोग दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। रस्म खत्म होने के बाद आहान ने सनाया के कान में कहा, आज रात को तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये सुनकर सनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, एक और सरप्राइज? आहान ने कहा, यस। सनाया ने कहा, आई कांट वेट फॉर द इवनिंग। शाम को उन दोनों की संगीत सेरेमनी थी। आहान एक बार फिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। हॉल में सब लोग इकट्ठा हो गए थे और आहान के आने का इंतजार कर रहे थे, पर सनाया इस बार परेशान नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि आहान उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। वो सही भी थी। कुछ ही देर बाद आहान ने सनाया के फेवरेट सिंगर के साथ एक एंट्री ली। उसे वहां देखकर सनाया बहुत खुश हो गई थी। उसका संगीत किसी सेलिब्रिटी इवेंट से कम नहीं था। बड़े बड़े लोग, हर तरह का तामझाम, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों परिवारों ने भी इस फंक्शन को खूब एंजॉय किया था। फंक्शन खत्म होने के बाद सनाया ने आहान से कहा, थैंक यू आहान, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम दुनिया के बेस्ट पार्टनर हो। ये सुनकर आहान ने कहा, सनाया, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन आखिर वो पल आ ही गया जिसका आहान और सनाया बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज सनाया सही मायने में पूरी तरह से आहान की होने जा रही थी। मंडप सज चुका था। आहान अपनी सनाया का इंतजार कर रहा था। फूलों की चादर के नीचे मंडप की तरफ बढ़ती सनाया अपने शादी के खूबसूरत जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसके ओठ की मुस्कान देखकर आहान बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे आज एक बार फिर उसे सनाया से प्यार हो गया था। सनाया को इतना खुश देख आज यामिनी भी बहुत खुश थी। आखिर इतने स्ट्रगल के बाद अब सनाया की जिंदगी में प्यार वापस आ गया था। आहान ने सनाया को एक बार देखा और बस देखता ही रह गया। वो अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। वो आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही सनाया मंडप के पास पहुंची और उसने आहान का हाथ थामा, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस वक्त का इंतजार शायद वो दोनों बहुत वक्त से कर रहे थे। दोनों को देखकर लोग आपस में बात कर रहे थे और उन्हें दुआएं दे रहे थे। आज वो दोनों किसी रॉयल कपल से कम नहीं लग रहे थे। जहाँ लोगों की नज़र सिर्फ उन दोनों पर थी, वहीं आहान और सनाया को तो जैसे किसी की सुध ही नहीं थी। वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आहान ने प्यार से कहा, सनाया। सनाया शर्मा गई। तभी ही पंडित जी ने उनसे कहा, शादी की रस्में शुरू करते हैं। पहले लड़की वरमाला पहनाएगी और फिर लड़का। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली, वर्धन, रिया, बाबू भाई सब बहुत खुश थे और पूरे मंडप पर फूलों की बौछार हो गई। बा, यामिनी, शेखर, वर्धन, रिया, बाबू सब बहुत खुश थे। जिग्नेश और हेतल भी शादी में शामिल हुए थे। वो सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे थे। वहाँ पर मीडिया और बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे। इसके बाद शादी की बाकी रस्में शुरू हो गईं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। आहान और सनाया एक दूसरे का हाथ थामे फेरे ले रहे थे। फेरे के बाद पंडित ने कहा, वधू की मांग भरो और मंगलसूत्र पहनाओ। आहान ने सनाया की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते हुए हल्का सा सिंदूर सनाया की नाक पर जा लगा। ये देखकर आसपास बहुत बातें शुरू हो गई। तभी बा ने कहा, अरे ये बात तो बहुत अच्छा शगुन है। आहान तुमसे बहुत प्यार करता है। सनाया ये सुनकर शर्मा गई। उसके बाद आहान ने मंगलसूत्र पहनाया, पर मंगलसूत्र पहनाते हुए
पता नहीं कैसे मंगलसूत्र की एक कड़ी टूट गई। ये बहुत बड़ा अपशगुन था। सनाया की तो आंखों में आंसू आ गए थे, पर अब्बा और आहान ने बात संभाली। इससे पहले कि ये बात सब लोगों में फैलती, आहान ने वो कड़ी जोड़कर सनाया को मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र पहनाते हुए उसने सनाया के कान में कहा, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कोई अपशगुन अब हमें अलग नहीं कर सकता। और हाँ, ये आंसू विदाई के लिए बचा के रखो, नहीं तो यामिनी आंटी नाराज हो जाएंगी। उसका ये मजाक सुन सनाया भी मुस्कुरा दी। सनाया आज बहुत प्राउड फील कर रही थी कि आहान उसकी जिंदगी में है। आहान भी उसे फिर से मुस्कुराता देख खुश हो गया। तभी पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उनके ये कहते ही आहान उठा और उनके हाथ देखकर सनाया को उठाया। फिर दोनों सबसे पहले बा के पास गए। जैसे ही वो उनके पैर छूने नीचे झुके, एक छोटी बच्ची की आवाज वहां गूंजी, डैडी डैडी। सब लोगों ने मुड़कर देखा तो एक 3 साल की बच्ची आहान की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। सबके साथ आहान और सनाया भी एकदम हैरान रह गए, ये बच्ची कौन थी। तब वहाँ एक बच्ची आती है जो आहान को डैडी डैडी बोलती है। उस बच्ची के मुंह से डैडी शब्द सुनकर सब बहुत हैरान हो गए थे। सनाया भी बहुत परेशान हो गई थी और आहान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो इस बच्ची को नहीं जानता था। वो इधर उधर देखने लगा। इसके बाद उसने उस बच्ची को देखा और पूछा, बेटा आप कहाँ किसके साथ आई हो। तो उस बच्ची ने आहान को पकड़ लिया और बोली, डैडी। आहान ने उसे प्यार से खुद से दूर किया और कहा, बेटा मैं आपका डैडी नहीं हूँ। सनाया इस वक्त बहुत हैरान थी। वह जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर इतने सारे लोगों के सामने वो बहुत एम्बेरस फील कर रही थी। उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन था और अचानक से ये बच्ची आ गई थी जो आहान को डैडी बोल रही थी। जो लोग अब तक सनाया और आहान की जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे, आहान को बेस्ट लाइफ पार्टनर बोल रहे थे, अब वो ही आहान के कैरेक्टर को लेकर आपस में फुसफुसा रहे थे। वहीं वर्धन और रिया और बाबू भाई पैनिक करने लगे। वो किसी भी तरह इस सिचुएशन को संभालना चाहते थे। वर्धन ने तुरंत गार्ड को बुलाया और उस बच्ची को वहां से लेकर जाने के लिए कहा, पर जैसे ही गार्ड ने उसे हाथ लगाया, वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। तभी सनाया उसके पास आई और उसने कहा, इसे यही रहने दो और इसके पेरेंट्स को ढूंढो। सनाया को देखकर आहान परेशान हो गया। उसने कहा, सनाया मैं सच में इस बच्ची को नहीं जानता। सनाया ने आहान की तरफ देखा और मायूस होते हुए कहा, आई नो आहान एंड आई विश मेरा ये बिलीव ही सच ही हो। तभी वहां पर सनाया के पेरेंट्स भी आ गए। यामिनी ने ऊंची आवाज में कहा, आहान ये सब क्या नाटक है। मैंने बहुत भरोसा करके इस रिश्ते के लिए हाँ किया था और अब यहाँ एक क्या ड्रामा हो रहा है, कुछ एक्सप्लेन दोगे। आहान ने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं इस बच्ची को नहीं जानता। यामिनी उस पर भड़कते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता, तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। ऐसा ध्यान रख रहे हो कि शादी के दिन सबके सामने इतना शर्मिंदा कर दिया। उसे सनाया ने यामिनी को शांत करते हुए कहा, मॉम प्लीज आप तो ड्रामा क्रिएट मत करो। हो सकता है कोई गलत फहमी हो। आखिर इतनी छोटी बच्ची है, इतने लोगों के बीच में घबराई हुई होगी, इसलिए आहान को अपना डैडी समझ लिया होगा। यामिनी ने उसे वार्न करते हुए कहा, अगर जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका सारा स्टाफ इस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढने में लग गया था, पर उन्हें कोई नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ वर्धन आया। आहान ने उससे पूछा, वर्धन इस बच्ची के पेरेंट्स कहाँ हैं। वर्धन ने कहा, सर यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इस बच्ची को जानता है। यह क्या बकवास कर रहे हो। फिर यह बच्ची यहाँ कैसे आ सकती है। गेस्ट लिस्ट में नाम चेक करो, सीसीटीवी चेक करो, कुछ भी करो, बस इस बच्ची को उसके पेरेंट्स तक पहुँचा दो। वर्धन ने कहा, सर मैं बस सब करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ मीडिया के इतने सारे लोग हैं। आहान ने उसकी बात पूरी नहीं करने दी और कहा, वो सब बाद में हैंडल हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी मीडिया और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। सब इस वक्त उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। वहाँ की सिक्योरिटी मैनेजमेंट ने किसी तरह गेस्ट को वहाँ से भेज दिया, पर मीडिया के होने की वजह से ये बात जल्दी फैल गई। इस बीच अचानक ही रिया की नज़र उस बच्ची के गले में लटकते हुए कार्ड पर गई। उसने कहा, इसके गले में कुछ है। सनाया इसके पास आई और उसने
उसके गले से कार्ड निकाला। उसमें जो था वो देखकर सनाया हैरान हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में उसकी सारी दुनिया ऊपर नीचे हो गई हो। सनाया को इतना परेशान देखकर आहान घबरा गया। उसने कहा, सनाया इस कार्ड में क्या है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? सनाया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम में ले गई। उसने दरवाजा बंद किया क्योंकि वो आहान से अकेले में बात करना चाहती थी। वो रूम इस वक्त बहुत खूबसूरत ढंग से सजा हुआ था। आज उनकी शादी हुई थी। आहान ने उससे पूछा, सनाया आखिर बात क्या है? सनाया ने उससे उस कार्ड में मिली DNA रिपोर्ट दिखाई जो साबित कर रही थी कि जो वो बच्ची थी वो आहान की बेटी थी। ये बात है आहान, तो ये बात है आहान, है तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? आहान ने जब वो रिपोर्ट देखी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका कोई DNA उस बच्ची से मैच कैसे हो रहा था। उसके पास सनाया को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने कहा, सनाया मेरा विश्वास करो, तुम तो जानती हो मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। ये बच्ची मेरी नहीं है। सनाया ने कहा, आहान ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे इसका कोई तो एक्सप्लेनेशन दो। आहान ने कहा, सनाया मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मुझे सच में नहीं पता ये बच्ची कौन है और कहाँ से आई है। ये जरूर कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सनाया ने कहा, आहान इस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं इस DNA रिपोर्ट पर भरोसा करूं या फिर तुम्हारी बातों पर जो है हमारे आमने सामने है। इतने लोगों के बीच में हमें इतना एम्बेरस होना पड़ा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसका इतना खास दिन इस तरह से खराब हो गया था। उसने कहा, सनाया मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक बार DNA टेस्ट कराऊंगा, तुम बस मेरा विश्वास करो। सनाया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल सुबह टेस्ट के बाद वैसे भी सब कुछ साबित हो ही जाएगा। आई होप बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा लग रहा था जैसे सनाया बहुत उदास और मायूस हो गई थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था जो इस तरह खराब हो गया था। तभी अचानक से रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। सनाया ने दरवाजा खोला तो बच्ची बाहर खड़ी थी। उसने सनाया को अपनी चमकती आंखों से देखा और कहा, डैडी ने कहा अंदर आओ। आप यहाँ थे तो मैं भी आ गई थी। इतना बोलने के बाद वो रूम में घुस गई और उनके बेड पर जाकर बैठ गई। वो वहाँ रखे फूलों से खेलने लगी। बेड के एक कोने पर आहान खड़ा था और दूसरे कोने पर सनाया। जो स्टेज उन दोनों के लिए सजाया गया था उस पर एक 3 साल की बच्ची मजे से खेल रही थी और आहान और सनाया दोनों कोनों में खड़े एक बार उसे ही देख रहे थे। कमरे में खामोशी पसर गई थी। कुछ देर बाद अचानक से वो बच्ची उठी और आहान के पास आकर रोने लगी। रोते हुए भी वो बस आहान को अपना डैडी बोल रही थी। आहान ने उस बच्ची को दूर किया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने रोते हुए कहा, नहीं आप मेरी डैडी हो। मेरे आहान का दिल पिघल गया। उसने उस बच्ची के आंसू पोंछे और कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने कहा, परी। इसके बाद उसने कहा, डैडी अब मैं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि वो उसका डैडी नहीं है। ये सब देखकर सनाया बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो बस बेड के एक कोने में खड़ी थी और उन दोनों को देख रही थी। तभी परी ने आहान से कहा, डैडी मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर आहान ने कहा, अच्छा मैं अभी कुछ मंगवाता हूँ। इसके बाद उसने अपने पैर नौकर को कॉल किया और परी के लिए खाना मंगाया। आहान ने कहा, लो खा लो। मैं खुद कैसे खाऊंगी, आप खिला दो ना। ये सुन आहान ने सनाया की तरफ देखा और कहा, बेटा आप खुद खा लो। परी अपने पैर पटकने लगी। नो नो नो, आप खिलाओ, मुझे आपके हाथ से खाना है। आहान उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था इसलिए सनाया आई और उसने कहा, बेटा मैं खिला देती हूँ। परी ने कहा, नो मुझे सिर्फ डैडी के हाथों से खाना है। ये बोलने के बाद वो बहुत मासूमियत से आहान की तरफ देखने लगी। ये देखकर आहान ने सोचा, खाना ही तो खिलाना है, सनाया को अजीब लगेगा तो क्या हुआ, मैं ही खिला देता हूँ। उसने परी से कहा, अच्छा लाओ मैं खिला देता हूँ। ये सुनकर परी खुश हो गई और बेड के बीच में बैठ गई। आहान उसके पास आया और उसे खाना खिलाने लगा। खाना खाकर परी उसकी गोद में जाकर बैठ गई। उसने कहा, डैडी नीनी आ रही है, आज मैं आपकी गोद में सो जाऊं। बेटा इतना बड़ा बेड है, आप उस पर सो जाओ। ये सुन परी की आंखें में फिर से आंसू आ गए। उसने कहा, नो डैडी। वो परी को फिर से रुलाना नहीं चाहता था इसलिए उसने सनाया की तरफ देखा जो इस वक्त
उदास चेहरे के साथ साइड पर लगे सोफे पर बैठी थी। वो उन दोनों को कुछ नहीं कर सकते थे, पर बस मजबूर थे। आहान ने परी को अपनी गोद में सुला लिया। वो बहुत सुकून से सोई हुई थी। आहान और सनाया को पता नहीं था चला कि कब उन दोनों को नींद आ गई थी। सनाया सोफे पर सोई हुई थी और आहान बेड का सहारा लिए सोया हुआ था। अगली सुबह जब सनाया उठी तो आहान और परी दोनों ही रूम में ही थे। सनाया उसको समझ नहीं आ रहा था कि आहान उसे बिना बताए कहाँ चला गया था। नहीं थे। सनाया थोड़ा पैनिक करने लगी। फिर उसे याद आया कि आहान आज टेस्ट के लिए जाने वाला था, शायद वो वहीं गया हो। कुछ देर बाद वो दोनों वापस भी आ गए थे। आहान ने आते ही कहा, मैं टेस्ट सैंपल दे आया हूँ, शाम 7 बजे तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ओके। सनाया अब भी उदास थी। उसने इतना ही जवाब दिया। इसके बाद आहान ने अपने आप को बिजी रखने और माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऑफिस चला गया। वहीं सनाया घर पर थी और अपने वर्क क्लॉक ले रही थी, जहां उन दोनों को आज एक नए दूल्हा दुल्हन की तरह साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए था। शादी के बाद की रस्में करनी चाहिए थी। वहां वो दोनों काम में बिजी होकर अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में बा ने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा रस्में तो होती रहेंगी, पहले दिन की बेचैनी दूर हो जाए। बस घर में सब बहुत परेशान थे। मीडिया में एक बात फैल गई थी। बस हेतल को इन सब से बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, नाजायज औलाद तो होगी ही ना। ये सुनकर बा ने कहा, अपनी बकवास बंद कर। ये सुनकर हेतल ने कहा, मेरे मुंह बंद करने से क्या हो जाएगा, जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना। इस पर सनाया ने उससे कहा, आंटी आपको जो बोलना है रिपोर्टर्स आने के बाद बोलिए ना, अभी ऐसे बेतुके इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बा ने सनाया से पूछा, बेटा रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? शाम 7 बजे तक आ जाएंगी। ठीक है, बा ने कहा। उससे पहले इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। बा ने इतना कहा और वहां से चली गई। सनाया भी अपने रूम में चली गई, जहां पर परी सोई हुई थी। आहान और सनाया दोनों ही काम में मन लगाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसी की नजर पर घड़ी की तरफ जा रही थी और दोनों 7 बजने का इंतजार कर रहे थे। 7 बजते ही सनाया का दिल बेचैन होने लगा। 7 बजे घर के दरवाजे पर खटखट हुई और एक स्टाफ सनाया के हाथ में रिपोर्ट देकर चला गया। जैसे ही सनाया ने रिपोर्ट देखी, उसके हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट भी वही कह रही थी जो बच्ची के पास वाली रिपोर्ट कह रही थी। परी आहान की ही बेटी थी। दोनों के डीएनए मैच हो रहे थे, पर कैसे? आहान तो कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ था, तो ये बच्ची किसकी थी और इसकी डीएनए रिपोर्ट आहान से कैसे मैच हो रही थी? सनाया की जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। वो इस बात से बहुत दुखी और परेशान थे। उसने आहान पर आंखें बंद करके भरोसा किया था, पर उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सनाया की आंखों में आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। पास में ही परी दरवाजे के पीछे डरी सहमी खड़ी हुई थी। सनाया इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आहान के ऑफिस जाने का फैसला किया। वह उससे इस रिपोर्ट के बारे में हजारों सवाल करना चाहती थी। सनाया और परी आहान के ऑफिस के लिए निकल गए। सनाया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और बहुत परेशान थी। उसके दिमाग में भी कई सारे सवाल चल रहे थे। इतनी परेशानी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसने गलत टर्न ले लिया। सामने से लगातार गाड़ियां आ रही थीं। सनाया को जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो किसी तरह कार और बाइक से बचती रही, पर तभी एक फुल स्पीड से चलता ट्रक उसके सामने आ गया। अचानक अपने सामने से गाड़ी आती देख वो ट्रक ड्राइवर भी बैलेंस नहीं कर पाया और एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में कार के आगे का पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था, पर सामने मौत देख सनाया ने परी को तरह पकड़ा कि उसे ज्यादा गहरी चोट नहीं आई, पर इसके खुद के सिर पर गहरी चोट आ गई थी। खून पानी की तरह बह रहा था। आसपास इकट्ठा हुए लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आहान को जब इस बारे में पता चला तो सब कुछ छोड़ हॉस्पिटल पहुंचा। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर डॉक्टर ने कहा, सॉरी वी लॉस्ट हियर। आहान को नहीं पता कि वो किसकी बात कर रहे हैं।
परी की या सनाया की। तभी एक नर्स आकर बोली, सर आपकी बेटी को होश आ गया है और उसकी हालत ठीक है। ये सुन तो जैसे उसके कदम ही लड़खड़ा गए। डॉक्टर की बातों साफ हो गया था कि सनाया उसे छोड़कर चली गई थी। वो अंदर ही अंदर टूट गया था। सो गाइस, इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट एपिसोड में सच में मजा आएगा एंड देखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा, जो कि 1 to 1 डे के बाद डल रहा है। एंड गाइस, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार कमेंट जरूर से करना एंड रिलेट ही करना कुछ। एंड नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख देना। एंड सच में मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। एंड सब्सक्राइब करना हो तो मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब तभी करना जब आगे की स्टोरी आपको देखनी और सुननी हो, वरना मत करना, ठीक है। सब्सक्राइब तभी करना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आगे की स्टोरीज देखनी हो तो ही करना, वरना मत करना, ठीक है, क्योंकि मुझे फालतू के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।